वेलकम दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों को अगर हॉरर स्टोरी सुनना और देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको हॉरर कंटेंट रोज़ मिलेगा और आप हॉरर स्टोरीज की दुनिया में खो जाएंगे। दोस्तों, आज की स्टोरी बेहद ही खतरनाक और डरावनी होने वाली है, तो स्टोरी को प्लीज़ पूरा ज़रूर से सुनिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। चलिए, आप लोगों को ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं और आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। जो स्टोरी मेरे एक रियल फ्रेंड के साथ घटी थी, तो आगे की स्टोरी मेरे दोस्त की जुबानी आपको मैं सुनाता हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विक्रम है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। दोस्तों, ये घटना मैं और मेरे दो फ्रेंड्स के साथ घटी थी, जिनका नाम राहुल और मुकेश है। ये बात 2018 की है। ये बात साल 2018 की है, जब हम लोग दिल्ली से मसूरी के लिए घूमने गए थे और हमने वहाँ पे 3 रात के लिए कैंपिंग करने का प्लान बनाया था। दोस्तों, हम लोग को एडवेंचर काफ़ी पसंद था। राहुल थोड़ा सा एडवेंचर्स को लाइक नहीं करता था, बाकी मुझे और मुकेश को एडवेंचर्स बहुत पसंद था। मतलब नई नई जगह पे घूमना, पहाड़ों पे घूमना, ये सब बहुत पसंद था। तो हम लोग ने अपनी गाड़ी में अपना सामान पैक किया और कैंपिंग का सामान पैक किया और मसूरी के लिए निकल पड़े। रात के समय वहाँ दिल्ली से निकले थे और सुबह होते होते हम लोग मसूरी पहुँच गए। दोस्तों, मुझे काफ़ी नींद भी आ रही थी, क्योंकि सारी रात सिर्फ मैंने ही गाड़ी ड्राइव की थी, क्योंकि मुकेश और राहुल को गाड़ी ड्राइव करना नहीं आता था और मैं काफ़ी थक भी चुका था। तो मसूरी से कुछ देर पहले हमने गाड़ी को एक ढाबे पे रोका और वहाँ पे चाय वाय पी और ढाबे वाले से पूछा कि मसूरी यहाँ से कितना दूर है। तो उसने कहा कि यहाँ से करीब 1 से 1.5 घंटे का सफ़र और बाकी है। तो हम लोगों ने चाय पीकर अपना सफ़र शुरू किया और करीब 1.5 घंटे के बाद हम लोग मसूरी पहुंच गए। मसूरी पहुंचने से पहले मसूरी पहुंचने के बाद मैंने अपने दोस्तों से कहा कि हम लोगों को पहले कैंपिंग के लिए पता कर लेना चाहिए कि कौन सी जगह कैंपिंग के लिए सही रहेगी। और क्योंकि आजकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले और भी डिपार्टमेंट वाले कैंपिंग को हर जगह नहीं करने देते हैं। कुछ सेंसिटिव एरियाज़ होते हैं, इसलिए वहाँ पे कैंपिंग करना मना होता है। तो मैंने उनसे कहा, तुम दोनों पता करके आओ सही प्लेस का। तो वो दोनों काफ़ी घूमे और 2 जगह उन्होंने फाइनल करी कैंपिंग करने के लिए। तो हमें कैंपिंग रात में करनी थी और अभी दिन का समय था। तो इतने में हम लोग मसूरी का मार्केट घूमने लगे। सारा दिन मार्केट घूमने के बाद हम लोगों ने अपना सामान उठाया और शाम को कैंपिंग के लिए पैदल ही निकल पड़े, क्योंकि हमें पहाड़ों पे कैंपिंग करनी थी, वहाँ गाड़ी नहीं जा सकती थी, हमें पैदल ही निकलना था। इसलिए हम 4 बजे वहाँ से निकल गए और करीब 6 बजे के बाद हमें अपनी लोकेशन मिल गई। चारों तरफ पहाड़ थे और पहाड़ों के बीच हमें एक समतल जगह मिली जहाँ हमें कैंपिंग करने के लिए सही लगा। तो हमने अपना सामान वहाँ उतारा और कैंप लगाना स्टार्ट कर दिया। थोड़ी देर के बाद हमने अपना टेंट खड़ा कर लिया। अब काफ़ी अंधेरा भी हो चुका था और 6:30 बजे का आसपास टाइम हो रहा था, क्योंकि पहाड़ों पे बहुत ही घना अंधेरा हो जाता है। तो मैंने मुकेश और राहुल से कहा कि तुम दोनों सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करके लेके आओ, तब तक मैं खाने पीने की तैयारी करता हूँ, सामान वगैरह बाहर निकालता हूँ खाने का। खाना भी हमें बनाना था, हम लोग नमकीन चावल बनाने वाले थे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो दोनों लकड़ियाँ लेने के लिए निकल पड़े और मैंने खाने पीने का सारा सामान निकाल लिया, चावल को अच्छी तरह साफ़ कर लिया था। कुछ देर में वो लोग लकड़ियाँ लेकर आ गए और हमने मिलके तीनों ने खाना बनाया और सबने खाना खाया। अब 9, साढ़े 9 का टाइम हो रहा था, तो मुझे काफ़ी नींद आ रही थी, मैं काफ़ी थका हुआ था, क्योंकि मैंने रात को पूरी रात गाड़ी ड्राइव की थी और दिन में भी मैं घूमा, तो मैं सोया 1 मिनट भी नहीं था और उन दोनों ने अपनी नींद पूरी कर ली थी गाड़ी में।
तो मैंने उनसे कहा कि चलो सोते हैं। तो उन्होंने कहा, मुकेश ने कहा कि यार थोड़ा घूम के आते हैं ना इधर। तो मैं काफ़ी थका हुआ था, मैंने कहा यार तुम दोनों घूम के आओ, मैं नहीं घूमूंगा। तो मैं जाके अपने टेंट में सो गया और वो दोनों घूमने के लिए निकल पड़े। अचानक से मेरी आंख खुली, मैं काफ़ी डर गया, उठ के बैठ गया मैं। जब मैं उठ के बैठा तो मैंने देखा कि वो दोनों अभी तक टेंट में नहीं आए थे, क्योंकि उनके बिस्तर अभी तक खाली पड़े थे। तो ये देख मुझे थोड़ी टेंशन हो गई कि मैंने कहा वो दोनों कहाँ गए। मैंने अपने फ़ोन निकाला और फ़ोन के अंदर टाइम देखा तो 1:30 बज रहे थे और वो दोनों अभी तक नहीं आए थे। तो मैं तुरंत टेंट से बाहर आया। बाहर आकर देखा तो चारों तरफ पूरा अंधेरा ही अंधेरा, कहीं कुछ भी उजाले का नामो निशान नहीं। मानो माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी, सिर्फ हवाओं के चलने की आवाज़ मेरे कानों तक आ रही थी। मैंने इधर उधर नजरें घुमाई, फिर मैंने ऊपर की तरफ देखा। मुझे ऐसा लग रहा था कि पेड़ों के बीच से मुझे कोई घूर रहा है। उसके आंखों की रोशनी की चमक मुझे दिखाई दे रही है। मैं थोड़ा घबरा गया, मुझे थोड़ा डर महसूस होने लगा। मैंने मुकेश को कॉल लगाया। उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। फिर मैंने राहुल को फ़ोन ट्राई किया। इस बार उसका भी फ़ोन नहीं लग रहा था। मुझे उन दोनों की बहुत टेंशन होने लगी और साथ ही साथ अंधेरा देख थोड़ा डर भी लगने लगा। तो मैंने उन्हें ढूंढने का फ़ैसला किया और मैं ऐसे ही अपना मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करके निकल पड़ा और उन्हें साथ साथ थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें आवाज़ देता। मेरी आवाज़ पहाड़ों से टकराकर वापस मुझे ही सुनाई दे रही थी, लेकिन उन दोनों को अभी तक कुछ भी पता नहीं चला था। एक बार मैंने सोचा कि क्यों ना पास के गांव जाकर लोगों की मदद ली जाए, लेकिन हमारे टेंट से जो पास का गांव था वो 5 से 6 किलोमीटर दूर था। पहाड़ों पर 5 से 6 किलोमीटर चलना मतलब मुझे चलते चलते सुबह हो जाती। तो मैंने सोचा कि मेरे दोस्तों को प्रॉब्लम ना हो गई हो, तो मुझे उन्हें छोड़ के नहीं जाना चाहिए, तो मुझे उन्हें ढूंढना ही पड़ेगा। दोस्तों मैं इधर उधर चलता रहा, बहुत देर चलता रहा, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मुझे थोड़ी दूर एक रोशनी सी दिखाई दी, मानो ज़मीन से वो रोशनी निकल रही थी। तो मैं उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। चलते चलते मैं उसके एकदम पास पहुंच गया। तो अंधेरे में कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने फ्लैश लाइट से, अपनी मोबाइल की फ्लैश से उसके ऊपर उजाला किया, उसे गौर से देखने लगा। तो वो मुकेश पड़ा हुआ था। ये देख मैंने उससे पूछा, मुकेश तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली और उसके चेहरे को देखकर लग रहा था वो काफ़ी डरा हुआ था। वो बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मैंने उसे कहा कि तुम शांत हो जाओ, सांस लो। थोड़ी देर के बाद वो नॉर्मल हुआ और मैंने उससे पूछा कि राहुल कहाँ है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम दोनों टेंट में क्यों नहीं आए? मैंने इतना सब पूछने शुरू ही किया था कि उसने बोलना स्टार्ट किया और वो बोला कि राहुल को वो अपने साथ ले गई। मैंने कहा कौन अपने साथ ले गई? तो उसने बोला कि वो औरत अपने साथ ले गई और मुझे भी ले जाएगी। ये सुन मैंने कहा कौन औरत? उसने कहा कि वो औरत नहीं, वो चुड़ैल थी। ना सुन मुझे भी डर लगने लगा। वैसे तो मुझे डर नहीं लगता था, लेकिन वो कहते हैं ना, सिचुएशन जब ऐसी होती है तो डर अपने आप लगने लग जाता है।
तो मैंने राहुल को उठाया, खड़ा किया। उससे मैंने पूछा कि वो मुकेश को कहाँ से लेकर गई है। तो उसने मुझे बताया कि हम दोनों घूमते घूमते इतना दूर आ गए थे, हमें खुद नहीं पता चला। काफ़ी अच्छा लग रहा था हमें घूमना। तो हम लोग एक खंडर के पास पहुंच गए थे। मुझे काफ़ी प्यास भी लग रही थी। तो मुकेश ने बोला कि मैंने राहुल को बोला कि तू पानी लेके आ। पास से एक नदी बह रही थी। तो राहुल बोलता कि मैं पानी लेने चला गया और मुकेश वहाँ अकेला खंडर के पास बैठा था। मैंने जैसे ही पानी के लिए अपनी बोतल नदी के अंदर डाली, वहाँ इतना सन्नाटा था कि मुझे पानी भरते समय पानी के बुलबुलों की आवाज़ सुनाई दे रही थी और मैं काफ़ी आनंद ले रहा था। इस बीच मुझे मुकेश के चिल्लाने की आवाज़ जरा भी नहीं सुनाई दी। जब मैंने पानी भरकर पीछे की साइड देखा तो मुकेश हवा में लटक रहा था और उसे कोई खींच रहा था और मुझे कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद मुझे एक औरत दिखाई देती है जिसका चेहरा पीछे की साइड था, उसके हाथ आगे की साइड थे। उसके चेहरे से खून की बूंदें टपक रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, उसने अपने शरीर पर सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी। उस साड़ी की चमक इतनी थी, इतनी अंधेरी रात में भी उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर काफ़ी झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। औरत काफ़ी बूढ़ी दिखाई दे रही थी और उसने अपने नाखून से मुकेश को जकड़ा हुआ था। ये मंजर देख मैं वहाँ से भाग निकला और भागते भागते यहाँ आकर बेहोश होकर गिर गया। तो मैंने राहुल की सारी बातें सुनी और काफ़ी डर गया था। हम लोगों ने सुबह होने तक वहीं वेट किया और सुबह जैसे ही सुबह हुई हम लोग वहाँ से निकल पड़े। चलते चलते हम लोग गांव में पहुँच चुके थे। वहाँ पे हमें एक बुज़ुर्ग व्यक्ति मिलता है। उसने हमें डरा हुआ देख हमसे पूछा कि तुम दोनों इतना डरे हुए क्यों। तो हम लोगों ने इस बुज़ुर्ग को अपनी सारी बात बता दी। तो बुज़ुर्ग ने कहा कि वो कोई और नहीं, मेरी ही पत्नी है जिसे गांव वालों ने जिंदा जला दिया था। गांव वाले बोलते थे कि एक डायन है, लेकिन मेरी बीवी डायन नहीं थी। गांव वालों की इसी शक की वजह से मेरी बीवी मेरे साथ नहीं रही और चल बसी। आज भी उसकी आत्मा भटकती है। जो भी उस खंडर के आसपास जाता है वो बचकर नहीं आता है। ये सुन हम बहुत डर गए और सोच रहे थे कि हम मुकेश के घर वालों को क्या जवाब देंगे। दोस्तों, आप लोगों को अगर स्टोरी पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।